स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर डी.के. गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पोलिटिकल साइंस के कॉलेज जमुई, आज आपके लिए बीए पार्ट 2 ऑनर्स पोल साइंस पेपर थर्ड के एक विशेष पाठ पर एक आलेख प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया। मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक भाग 3 में है। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार वर्तमान स्थिति में एक कानूनी अधिकार के रूप में रह गया है। वर्तमान स्वरूप में निम्नलिखित 6 मौलिक अधिकार हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब विस्तार से समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। समानता के अधिकार का न केवल सकारात्मक पक्ष है, बल्कि इसका नकारात्मक पक्ष भी है। सकारात्मक पक्ष के अंतर्गत तो इस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति विधि के समक्ष समान है और प्रत्येक व्यक्ति को विधि का समान संरक्षण प्राप्त होगा, तथा नकारात्मक पक्ष के अंतर्गत यह स्पष्ट कर दिया गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर पक्षपात नहीं किया जाएगा। समानता के अधिकार से संबंधित 5 अनुच्छेदों में निम्नलिखित बातें बताई गई हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत में प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, लेकिन राज्य किसी विशेष उद्देश्य से नागरिकों का उचित तथा तर्कसंगत वर्गीकरण कर सकता है। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर राज्य नागरिकों के भेद में नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(4) में तो यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्य को शिक्षा एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध बनाने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी। समानता के अधिकार में यह व्यवस्था भी की गई है कि राज्य अपने अधीन पदों पर नियुक्ति के संबंध में सब नागरिकों को समान अवसर देगा तथा किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। समानता के अधिकार के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत तथा सेना या विद्या संबंधी उपाधि के सिवाय और कोई खिताब राज्य प्रदान नहीं करेगा। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता मानव जीवन का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके बिना व्यक्ति का जीवन सुखी नहीं हो सकता। व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार ऐसे तात्विक अधिकार हैं जिनके अनुपस्थिति में व्यक्ति का जीवन सुखमय नहीं हो सकता। इसलिए भारतीय संविधान की धारा 19 से 22 तक में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। इन 4 धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 19 है, जो संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की धारणाओं को स्पष्ट करती है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध आने जाने की स्वतंत्रता, भारतीय राज्य क्षेत्र में अबाध निवास की स्वतंत्रता, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता। उपयुक्त 6 स्वतंत्रताओं के अलावा भारतीय संविधान की धारा 20, 21 तथा 22 द्वारा नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 से 24 के भारतीय संविधान की धारा 23 और 24 के अंतर्गत नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। कोई भी भारतीय नागरिक किसी दूसरे नागरिक का शोषण नहीं कर सकेगा। ऐसा करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। यह अधिकार उन सामाजिक कुरीतियों को रोकने के लिए किया गया है जो सदियों से भारत में विद्यमान थी। बाल श्रम का निषेध।
अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खदानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। बिगाड़ की प्रथा के उन्मूलन के लिए राष्ट्रपति ने 24 अक्टूबर 1975 को एक आदेश जारी कर बंधक मजदूरों को मुक्त कर दिया। इस अधिकार का महत्वपूर्ण अपवाद यह है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत एक विशाल राष्ट्र है जहां विभिन्न धर्मों तथा संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। इसलिए संविधान के अंतर्गत धार्मिक मामलों में राज्यों को पूर्णतः निरपेक्ष घोषित किया गया है और नागरिकों को पूर्णतः अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। भारतीय संविधान की धारा 25 से 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला है अंतःकरण की स्वतंत्रता, दूसरा है धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, तीसरा है धार्मिक व्यय के लिए निश्चित कर की अदायगी की छूट, चौथा है राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध। किंतु इन अधिकारों की भांति ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रतिबंध रहित नहीं है। राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य आदि के हित में इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा सकता है। पाँचवा पॉइंट, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा सभी नागरिकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार होगा। छठा पॉइंट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख ही नहीं किया गया है, वरन उन्हें लागू करने के लिए संवैधानिक साधनों की व्यवस्था भी कर दी गई है। अनुच्छेद 32 में स्पष्ट कहा गया है, यदि राज्य या अन्य व्यक्ति द्वारा मूल अधिकारों का हनन हो तो नागरिक इसकी रक्षा हेतु उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है। न्यायालय इन अधिकारों की रक्षा के लिए समुचित निर्देश, डायरेक्शन, आदेश, ऑर्डर तथा लेख, रिट जारी कर सकता है। भारतीय संविधान के इस उपबंध को डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की अनुपम देन कहा था। लेकिन संकट काल में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में न्यायालय की शरण नहीं ले सकता है। नागरिकों की रक्षा हेतु न्यायालय 5 प्रकार के लेख जारी करता है, जो इस प्रकार है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। यह लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हमें शरीर दो, लेट अस हैव द बॉडी। इस लेख में बंदी बनाए व्यक्ति को न्यायालय द्वारा सुरक्षा दी जाती है। बंदी बनाने वाले व्यक्ति को आदेश देता है कि एक निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर, निश्चित प्रयोजन के लिए बंदी व्यक्ति को उपस्थित करने की आज्ञा दी जाती है। दूसरा है परमादेश, मैंडामस। लैटिन भाषा के इस शब्द का अर्थ है हम आज्ञा देते हैं, वी कमांडेड। इस लेख द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था को अपने कर्तव्य पालन एवं सार्वजनिक दायित्वों को लागू करने की आज्ञा दी जाती है। तीसरा है उत्प्रेषण। यह आज्ञा पत्र अधिकांशतः किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है, जिससे वह अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का उपयोग न करे या न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों को भंग न करे। चौथा है प्रतिषेध। यह लेख उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर जारी करता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालय पर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से प्रतिबंध लगाना होता है। पाँचवा है अधिकार परीक्षा। इसका शाब्दिक अर्थ है किसी भी व्यक्ति को जिसमें गैर कानूनी तरीके से कोई पद या अधिकार प्राप्त किया हो, उस पद या अधिकार का प्रयोग करने से उस व्यक्ति को रोकना होता है या रोक सकता है।
उपरोक्त सभी लेख साधारण परिस्थितियों में ही लागू किए जा सकते हैं, किंतु युद्ध, बाह्य आक्रमण या शस्त्र विद्रोह की स्थिति में यह लेख निरस्त हो जाता है। इस प्रकार संविधान के द्वारा संकट काल में नागरिकों के मौलिक अधिकारों, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर को स्थगित करने की व्यवस्था है। इस प्रकार यह पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।